हेलो बच्चों, कैसे हो। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम पढ़ रहे थे 12वीं कक्षा भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान का प्रथम चैप्टर अपने पास विद्युत आवेश एवं क्षेत्र चल रहा था, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड एरिया चल रहा था, जिसमें हमने पिछली कक्षा में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व की थी। मेरे ख्याल से आपको वो दोनों जो टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं आपको समझ में आ गए होंगे। और एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आज आपके लिए लेके आया हूं। आपने कितना कुछ पढ़ा है, आज इसे सोल्व करके देखेंगे। इसके बाद फिर हम अपना अगला टॉपिक शुरू करेंगे विद्यार्थियों, विद्युत क्षेत्र। आवेश से हम क्षेत्र की ओर बढ़ेंगे। तो पहले तो ये टॉपिक सोल्व करते हैं हम। ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 गुणा 10 की घात -7 कूलाम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया। देखो, हमने पढ़ा था कि बहुत सारे वैज्ञानिक आए, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग पदार्थों को लिया और उनको आपस में घर्षण करवाया। और घर्षण करवाने के पश्चात उन्होंने देखा कि कुछ पदार्थ अलग अलग आवेशों से आवेशित हो जाते हैं। वहीं पर ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा, ये क्वेश्चन जो है उसमें ये कह रहा है कि एक तो आपने ऊन लेना है और दूसरा एक पॉलीथीन का टुकड़ा लेना है। और जब आप ऊन और पॉलीथीन के टुकड़े को घर्षण करवाते हो, मान लो मैं मान लेता हूं आपके पास कि ये तो मेरे पास ऊन है और इस ऊन को मैं पॉलीथीन के टुकड़े से घर्षण करवाता हूं। ये मेरे पास विद्यार्थियों पॉलीथीन है। पॉलीथीन का टुकड़ा 3 गुणा 10 की घात -7 कूलाम के ऋणावेश से आवेशित हो जाता है। तो ये जो पॉलीथीन का टुकड़ा है ये आवेशित हो जाएगा किससे? ऋणावेश से। और कितना? 3 गुणा 10 की घात -7 कूलाम, इस पर ऋणावेश आ जाएगा। ये कह रहा है कि हमने एक ऊन का टुकड़ा लिया और एक पॉलीथीन का टुकड़ा लिया, दोनों को जब हमने घर्षण करवाया तो घर्षण करवाने के पश्चात जो पॉलीथीन का टुकड़ा है वो ऋणावेशित हो जाता है। कितना हो जाता है? 3 गुणा 10 की घात -7 कूलाम से ऋणावेशित हो जाता है। अब आपसे दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पहला तो कह रहा है कि स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित कीजिए। पहले तो ये पूछ रहा है कि कौन से पदार्थ से कौन से पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गए हैं। तो विद्यार्थियों यहां देखिए, हमने जब पढ़ा था तब ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई एक पदार्थ है उदासीन, कैसा पदार्थ है? उदासीन, और इससे बाहर अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाते, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो ये धनावेशित हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस पर। और अगर वहीं हमारे पास एक उदासीन पदार्थ है जिस पर इलेक्ट्रॉन रोपित कर दिए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन दे दिए जाते हैं उसको, तो इलेक्ट्रॉन देने पर इस पर ऋणावेश चार्ज बढ़ जाएगा और ऋणावेश चार्ज बढ़ जाने के कारण ये ऋणावेशित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा विद्यार्थियों? ऋणावेशित। यहां पर भी ऋणावेश चार्ज किस पर बढ़ रहा है? पॉलीथीन पर। इसका मतलब ये है कि ये पॉलीथीन है वो ऋणावेशित हो गया, वो ऋणावेशित हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। क्या आ गए हैं? इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। और इलेक्ट्रॉन आने के कारण ये क्या हो गया? ऋणावेशित हो गया। तो पहला आपका जो क्वेश्चन है उसका तो जवाब ये है कि जो आपके स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या, पहले तो जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊन से कहां स्थानांतरित हो रहे हैं विद्यार्थियों? ऊन से पॉलीथीन में स्थानांतरित हो रहे हैं। ऊन से पॉलीथीन में स्थानांतरित हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं वो हमें निकालना है। तो इसके लिए हमने पढ़ा था कि फॉर्मूला होता है आवेश के क्वांटमीकरण सिद्धांत का, Q बराबर Ne प्लस माइनस Ne। ये फॉर्मूला पढ़ा था। यहां पर ये जो E है, ये E तो है इलेक्ट्रॉन का आवेश, N यहां पर है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N क्या है यहां पर? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और Q यहां पर है आवेश। Q क्या है विद्यार्थियों? आवेश। देखिए इसमें से हमें कौन सी चीज दे रखी है? देखो N हमें यहां पर ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो ज्ञात करनी है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो हमें ज्ञात करनी है। तो ज्ञात करनी है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसका मतलब हमें E और Q दिया होना चाहिए। तो Q दे रखा है विद्यार्थियों आपको। आवेश कितना आ जाता है? 3 गुणा 10 की घात -7 कूलाम से आवेशित हो जाती है।
और ई आप जानते हो 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम आवेश होता है। अब जाके इस फॉर्मूले से अगर मुझे क्या ज्ञात करना है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या n ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या n ज्ञात करनी है। तो n बराबर हो जाएगा आपका Q अपॉन में E। देखो यहां पर n बराबर, ये जो E है गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो Q अपॉन में E। Q यहां आपको दे रखा है, आवेश कितना है यहाँ पर? 3 गुणा 10 की घात -7 और E का मान 1.6 गुणा 10 की घात -19 होता है, ये हम जानते हैं। ये भी कूलम में है और ये भी किसमें विद्यार्थियों? कूलम है। तो कूलम से कूलम दोनों की जो यूनिट है वो तो कट जाएगी, बाकी को हम सोल्व कर देते हैं। तो देखो ये हो जाएगा n बराबर, ये पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 30 हो जाएगा और 16 का भाग आपको 30 में देना, तो ये लगभग जाएगा। देखो 15 का दूना 30 होता है, 16 का 32 होता है, तो लगभग आप मान के चलोगे जो मान है वो लगभग आएगा 2 के बराबर और गुणा। इसको सोल्व कर दो, ऊपर तो है माइनस के साथ, नीचे है -19, -19 को ऊपर ले जाएंगे तो +19, +19 और माइनस के साथ 12 बचेंगे। कैसे? प्लस के, तो 2 गुणा 10 की घात 12, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं 2 गुणा, लगभग 2 गुणा 10 की घात 12 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं। ये तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है कि ऊन और पॉलीथीन को आपस में घर्षण करवाने से ऊन ऋणावेशित हो जाता है और ऊन से पॉलीथीन पर, सॉरी ऊन नहीं, पॉलीथीन ऋणावेशित हो जाता है और ऊन से पॉलीथीन पर जो इलेक्ट्रॉन आते हैं उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 गुणा 10 की घात 12 और कितने आवेश से ये आवेशित हो जाता है? 3 गुणा 10 की घात -7 कूलम के आवेश से आवेशित हो जाता है। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसके बे पार्ट, जो बे पार्ट है वो हमें ये कह रहा है कि क्या ऊन से पॉलीथीन में सहती का स्थानांतरण होगा? देखो विद्यार्थियों, आपके एनसीईआरटी बुक में सहती नाम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सहती। ये सहती नाम आपके द्रव्यमान नाम के जगह पर प्रयुक्त हुआ है। किस नाम की जगह पर? द्रव्यमान की जगह पर। तो ये कह रहा है कि क्या ऊन से, देखो ऊन से पॉलीथीन पर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो क्या ये कह रहा है कि ऊन से इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन पर जा रहे हैं, तो ऊन से इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ क्या द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होगा? क्या द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होगा? तो हमने आवेश के गुणधर्म में एक क्वेश्चन, एक गुणधर्म पढ़ा था, वो लिखा हुआ था कि जो आवेश है वो द्रव्यमान से संबंध रखता है और जब इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे पदार्थ पर जाते हैं तो उनके साथ द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है। इसका मतलब क्या होगा? हाँ, क्या हो जाएगा? हाँ हो जाएगा कि जो ऊन है, ऊन से पॉलीथीन पर द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होगा। चलिए इसमें पूछा तो नहीं है, फिर भी हम निकाल लेते हैं कि कितने द्रव्यमान का स्थानांतरण होगा। तो विद्यार्थियों, जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, इस इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है, उस एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम। आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं है तो याद रखना है, 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। और ये हमने निकाल दिया कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं 2 गुणा 10 की घात 12 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? स्थानांतरित हो रहे हैं। तो द्रव्यमान कितना स्थानांतरण होगा? द्रव्यमान का कितने द्रव्यमान का स्थानांतरण होगा, मैं यहां पर निकाल लेता हूं। देखिए एक इलेक्ट्रॉन जो है उसका भार या द्रव्यमान है 9.1 गुणा 10 की घात -31। तो इतने इलेक्ट्रॉनों का, इतने कितने? 2 गुणा 10 की घात 12 इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान जितना होगा उतने ही द्रव्यमान का स्थानांतरण होगा। इतनी सी बात है। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो इसको गुणा करेंगे तो 10 की घात 12 तो प्लस के हैं और 10 की घात -31 ये माइनस के हैं। तो प्लस और माइनस में से हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा, देखिए 10 8 और 18 19 माइनस के 19
माइनस का ज्यादा है तो 10 की घात -19, और 9.1 और 2 को गुणा करेंगे दिया आएगा 18.2। भाई 2 को 1 से गुणा किया तो 2 और 9 दूनी 18, एक अंक के बाद में पॉइंट है तो एक अंक के यहाँ पर हमने पॉइंट रख दिया। तो 18.2 गुणा 10 की घात -19 किलोग्राम का द्रव्यमान जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा कहां से, ऊन से पॉलीथीन पर। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.8 गुणा 10 की घात -18 किलोग्राम, 1.8 गुणा 10 की घात -18 किलोग्राम, ये भी हम इसको लिख सकते हैं। यहां पर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब ये इसको अगर लगभग मान लिखना चाहो तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणा 10 की घात -18 किलोग्राम। इतना द्रव्यमान ऊन से पॉलीथीन पर इलेक्ट्रॉनों के साथ विस्थापित हो जाएगा, स्थानांतरित हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ जाना चाहिए ये। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, और हमारा जो अगला टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, इसलिए विद्यार्थियों शुरुआत करते हैं। ये तो आपने देख ही लिया होगा, तो जानते भी हो आप, एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क। नहीं जानते उनको बताओ, ऐसी कोई चीज चल रही है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए विद्यार्थियों, विद्युत और क्षेत्र, क्षेत्र क्या है? ये जो क्षेत्र है वो एक विशेष जगह या स्पेस, या हम कह सकते हैं कि आकाश में, ब्रह्मांड में कहीं भी ऐसी जगह होती है, हम इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। इसकी ये जो क्षेत्र है वो क्या होता है, ये कहीं पर भी ऐसी जगह या स्पेस होती है जहां पर किसी भौतिक राशि का मान, कोई भी भौतिक राशि हो सकती है। जैसे हम यहां पर आवेश का अध्ययन कर रहे हैं तो आवेश की बात करेंगे, यहां विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे तो विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे। तो कोई भी भौतिक राशि का मान जो है वो अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग होता है, उसे कहते हैं क्षेत्र। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? क्षेत्र। तो ये जो क्षेत्र है वो तो हो गया आपका ऐसी जगह, ऐसा स्पेस कहीं पर भी ब्रह्मांड में जिसमें किसी भी भौतिक राशि का मान अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग होता है। अब हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की। विद्युत क्षेत्र विद्यार्थियों हमने पढ़ा था आवेश के गुणधर्मों में कि जो आवेश है वो अगर स्थिर अवस्था में होता है तो अपने आसपास में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। चलिए फिर इसमें परिभाषा लिख देता हूं कि आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस करें क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र कहलाता। क्या कहलाता है विद्यार्थियों? विद्युत क्षेत्र कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जैसे देखो, कोई भी आवेश है अपने आसपास में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और अपने आसपास में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो उस विद्युत क्षेत्र में अगर हम किसी दूसरे आवेश को लेके आ रहे हैं तो हो सकता है कि वो आवेश, जो आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र है, उस आवेश की समान प्रकृति का हो। समान प्रकृति का होगा तो वो प्रतिकर्षण बल महसूस करेगा, विपरीत प्रकृति का होगा तो वो आकर्षण बल महसूस करेगा। लेकिन उसके साथ कोई ना कोई घटना घटित होगी विद्यार्थी। तो जो आवेश है, आवेश के आसपास का वो क्षेत्र जहां पर किसी दूसरे आवेश को लेके आते हैं तो वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस करता है, इसे ही हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे मान लो यहां पर मेरे पास ये एक बिंदु है, इसमें यहां पर धनावेश है, पूरा का पूरा क्या है विद्यार्थियों? धनावेश है।
तो ये धनावेश है, इस धनावेश के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। ये जो क्षेत्र है वो हमारा कौन सा क्षेत्र है? विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। अब इस विद्युत क्षेत्र में अगर मैं किसी आवेश को यहां तक लाता हूं कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही मैं उस आवेश को यहां लेके आता हूं, यहां पर जैसे ही मैं इस आवेश को लेके आता हूं तो ये आवेश यहां पर प्रतिकर्षण या आकर्षण बल महसूस करेगा। अगर ये धनावेश ही है तो प्रतिकर्षण बल महसूस करेगा, अगर ये ऋणावेश है तो ये आकर्षण बल महसूस करेगा। तो ये जो प्रतिकर्षण या आकर्षण बल महसूस करता है इस क्षेत्र को ही, जिसके कारण ये आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस करता है, उस क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं विद्यार्थियों? इस क्षेत्र को ही हम क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र कहेंगे। अब देखिए विद्यार्थियों, जो दिशा होती है इनकी, जो आवेश हैं वो दिशा हमेशा ही धनावेश से तो दूर की ओर होती है। जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है ना, विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से तो हमेशा विद्यार्थियों कैसे होती है? दूर की ओर, जबकि जो ऋणावेश है उस ऋणावेश की ओर होती है, ऋणावेश की ओर होती है, ये ऐसे होती है। धनावेश से तो विद्युत क्षेत्र, ये जो रेखाएं दिखाई है मैंने, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। रेखाओं के बारे में हम और आगे पढ़ेंगे कैसी होती है क्या नहीं होती है, लेकिन ये जो आवेश है इस आवेश के कारण आसपास में विद्युत क्षेत्र होगा, इतना तो हम जानते हैं। और वो विद्युत क्षेत्र जो होगा उसकी दिशा इससे बाहर की तरफ होगी, दूर की ओर होगी धनावेश के कारण, जबकि ऋणावेश के कारण इसके पास की तरफ होती है। इतना समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं फिर। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा लिख दी। इसके बाद अगला जो टॉपिक है, अगले ही पेज पर ले लेता हूं मैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है, इसी में है अभी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे हम ई से दर्शाते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसे हम ई से दर्शाते हैं, कहा जाता है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होती है विद्यार्थियों की, जो जिस किसी स्थिर आवेश के कारण कोई क्षेत्र है जिसमें विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र में अगर हम किसी एकांक धनावेश को लेके आते हैं, अगर हम उस विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धनावेश को लेके आते हैं तो उस पर जो बल लगता है, उस पर जितना बल लगता है उस बल का मान ही क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे ये धनावेश था अभी हमने दिया था, इसका ये मान लो क्या है? विद्युत क्षेत्र है। ये इसका क्या है? विद्युत क्षेत्र है विद्यार्थियों। इस विद्युत क्षेत्र में अगर मैं किसी आवेश को लेके आ रहा हूं, मान लो ये मैंने एक आवेश लाया है यहाँ पर, तो इस आवेश पर यहाँ पर जो प्रतिकर्षण बल लगेगा उसका मान ही क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। और ये जो आवेश हम लेके आ रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? एकांक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए विद्यार्थियों? एकांक होना चाहिए। तभी मैं इसको परिभाषित कर देता हूं, आपको बता देता हूं क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो परिभाषा सिंपल सी है, एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को किसी विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र, देखो विद्युत क्षेत्र है इसका मतलब वहां से पहले से आवेश है तभी तो विद्युत क्षेत्र है। किसी विद्युत क्षेत्र में ले जाने पर उस पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो मान लेते हैं हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र है और उसमें हम एक माना Q एकांक आवेश को
क्यू एकांक आवेश नहीं लिखते हैं, एकांक हम बाद में मान रख लेंगे। फिर आप मान लेते हैं कि माना क्यू आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में ले जाने पर, किसी विद्युत क्षेत्र में ले जाने पर उस पर बल F हो तो देखिए कोई एक विद्युत क्षेत्र है जिसमें हम किसी क्यू आवेश को लेके आ रहे हैं और उस पर लगने वाला जो बल है उसका मान अगर F हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। देखिए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्यार्थी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? E से। तो ये हो जाएगी आपकी F अपॉन में Q। देखो इससे भी ये परिभाषा बन सकती है। ये कह रहा है कि अगर आप किसी एकांक आवेश को मतलब क्यू की जगह क्या रखना है? 1 रखना है। तो जब आप एकांक आवेश को क्यू की जगह 1 रख दो, उसको अगर किसी विद्युत क्षेत्र में लेके जाते हो उस पर जितना बल रहेगा वो बल ही क्या आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। देखिए विद्यार्थियों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है और इसकी दिशा बल की दिशा में होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो एक सदिश राशि है और इसकी जो दिशा है वो बल की दिशा में होती है विद्यार्थी। तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कैसी राशि है? सदिश राशि है। लिखना, इनको नोट करना और नोट्स बनाना भी है। आप केवल जो पीडीएफ हम अवेलेबल करवा रहे हैं उसको पढ़ के संतुष्ट नहीं होना है, इनको लिखना ताकि ये सारी क्लियर हो जाए। लिखने से ही पता चलेगा कमियां कहां हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, इसकी दिशा बल की दिशा में होती है। यहां तक मेरे ख्याल से चीज समझ में आ जानी चाहिए। अब देखिए विद्यार्थियों ये जो क्यू हम लेके आ रहे हैं ये वास्तव में परीक्षण आवेश होता है। इसमें क्या कहा जाता है? परीक्षण आवेश। देखो इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। देखिए जो हमारे पास यहाँ पर ये धनावेश है और इस धनावेश में यहाँ पर जो ये क्षेत्र है वो विद्युत क्षेत्र है विद्यार्थी। और इस विद्युत क्षेत्र में जो हम क्यू आवेश लेके आ रहे हैं ये क्यू आवेश परीक्षण आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है विद्यार्थियों? परीक्षण आवेश। हालांकि हम इसको क्यू नोट से कैसे भी दर्शा सकते हैं, मैं यहाँ पर क्यू नोट मान के चल रहा हूँ। ये जो क्यू नोट है विद्यार्थियों ये परीक्षण आवेश होता है। क्यू नोट जो है वो क्या होता है? परीक्षण आवेश। जिसको हम लेके आएंगे उसको कहा जाता है परीक्षण आवेश। क्या कहा जाता है? परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश का क्या काम होता है विद्यार्थियों? ये जो परीक्षण आवेश है ये अति अल्प होता है। ये क्या होता है? अति अल्प होता है। बहुत ही छोटा आवेश होता है, अति अल्प होता है, बिल्कुल छोटा सा, इतना सा, बहुत ही छोटा और अति अल्प आवेश होता है। अति अल्प आवेश होता है। साथ ही आप देख सकते हो ये जो आवेश है ये अन्य आवेशों की प्रकृति में, अन्य आवेशों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं करता, कोई परिवर्तन नहीं करता, कोई भी छेड़खानी नहीं करता है, कोई परिवर्तन नहीं करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये इस विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर आप इस क्यू आवेश को लेके आ रहे हो और अगर हम इसको ऐसा नहीं मान के चलेंगे परीक्षण आवेश अति अल्प है तो ये आवेश यहाँ पर पड़े इस धनावेश की स्थिति में भी तो बदलाव कर सकता है। जब ये आवेश और धनावेश यहाँ पड़ा है इस पर बल लगा सकता है, तो जो हम आवेश लेके आ रहे हैं वो आवेश भी तो इस पर बल लगा सकता है या इसके बल का विरोध कर सकता है। तो इन चीजों से हमें क्लियर करने के लिए हमने ये मान लिया कि जो परीक्षण आवेश हम लेके आएंगे जिसको हम क्यू नोट से दिखाते हैं वो परीक्षण आवेश अति अल्प होता है, अन्य आवेशों की स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं करता है। विद्यार्थियों क्लियर हो गई बात? चलिए अगर ऐसी बात है तो हम इसका जो आपका फॉर्मूला लिखा था ना हमने, इसका वास्तविक रूप तो ये होना चाहिए। वास्तविक रूप, देखो वास्तविक रूप क्या होना चाहिए? हमने लिखा था E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये होना चाहिए, लिमिट लगानी चाहिए यहां पर, और ये होना चाहिए Q नोट डेंस टू 0। देखिए जो तीर का निशान है इसको कहते हैं डेंस टू। तीर का जो निशान है उसको क्या कहते हैं विद्यार्थियों? डेंस टू। डेंस टू का मतलब होता है कि ये 0 के बराबर नहीं है लेकिन 0 की ओर अग्रसर है। 0 के बराबर तो नहीं है
लेकिन 0 की ओर अग्रसर है, मतलब बहुत ही छोटा है, अति न्यून मान का है। तो यहां हम लिख देंगे एफ अपॉन में क्यू नोट। देखिए विद्यार्थियों, अगर इस क्यू नोट को हम 0 ही कर देंगे, क्या जब छोटा ही है, बहुत ज्यादा छोटा है, तो इसको 0 ही कर दो। अगर हम इसको 0 ही कर देंगे तो 0 का भाग 1 में देने पर इसका मान जो है वो अनंत आ जाएगा विद्यार्थी। और आप ये कह दोगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो कितनी हो गई, अनंत हो गई। तो हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ये कह रहे हैं कि क्यू नोट जो है वो बहुत छोटा है, अति न्यून है। वास्तविक रूप तो इसका ये होता है, परंतु जब हम व्यवहारिक रूप से फॉर्मूले में सब जगह काम में रहेंगे तो हम एफ अपॉन में क्यू नॉट ही काम में लेकर चलेंगे। जो पिछला आपने फॉर्मूला पढ़ा है जस्ट अभी से पहले, वही काम में लेके चलेंगे। जबकि अगर हम परीक्षण आवेश को अति अल्प अन्य आवेश को स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है, ऐसी चीज मान के चलें, तो वास्तविक रूप ये होना चाहिए। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हम E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट लेके चलेंगे। चलिए विद्यार्थी, यहां तक समझ में आ जाना चाहिए, कोई समस्या नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं आवेश पर जो बल लगते हैं, वो बल कैसे कैसे लगते हैं, किस तरीके से आवेश उन बलों को महसूस करता है। तो अब हमारा जो टॉपिक है इसी का है, अभी पार्ट अलग नहीं है, विद्युत क्षेत्र का ही पढ़ रहे। तो आवेश पर बल, फोर्स ऑन चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज। देखिए विद्यार्थियों, आवेश पर बल, मैं ये मान लेता हूं कि यहां पर मेरे पास एक समान विद्युत क्षेत्र है। ये एक समान क्या है, विद्युत क्षेत्र। और इस एक समान विद्युत क्षेत्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में है। एक समान विद्युत क्षेत्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां है विद्यार्थियों, इस दिशा में। अब अगर मैं यहां पर धनावेश रखता हूं इस जगह पर, मान लो मैंने यहां पर एक रख दिया धनावेश, तो जो धनावेश है उसकी दिशा विद्यार्थियों विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होती है। उस पर जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगता है। और यहाँ जो बल का मान होगा F को होगा QE के बराबर। और E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश है, तो F भी क्या होता है, सदिश ही होता है। क्योंकि अब ये फॉर्मूला कहां से है, देखो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो E सदिश है वो F सदिश अपॉन में क्या होता है विद्यार्थियों, Q के बराबर होता है। E सदिश F अपॉन में Q के बराबर, तो यहां से हम F बराबर कह सकते हैं QE होगा। F बराबर क्या हो जाएगा, QE, यही होगा। बस यही है, हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया। क्या अगर यहाँ पर हमने कोई धनावेश रखा है तो वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में उस पर बल लगेगा, और बल कितना लगेगा, आवेश गुणा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर। बल कितना लगेगा, आवेश गुणा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर। वहीं अगर इसको हम चेंज कर देते हैं, मान लो मैंने इसी विद्युत क्षेत्र में, चलो मैं अलग बना देता हूं, मान लो ये फिर मेरे पास एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में है। और यहां पर मान लो मैंने एक माइनस Q आवेश रखा है, इस पर जो बल लगेगा वो इसकी विपरीत दिशा में लगेगा विद्यार्थियों। F सदिश बराबर होगा, F सदिश बराबर होगा माइनस QE सदिश, माइनस QE सदिश। ये माइनस यहां पर आपको दिखा रहा है कि जो बल की दिशा है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा की विपरीत दिशा में। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो इधर, जबकि इस माइनस Q आवेश पर बल लग रहा है वो इस दिशा में लग रहा है। समझ में आ गई बात, कोई समस्या नहीं है। आवेश पर बल कैसे कैसे लगते हैं, क्योंकि ये बहुत काम में आना है, आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आगे बहुत काम में आने वाली चीज है, इसलिए लीजिए इसको ध्यान से। चलिए यहां तक समझ में आ गया, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की मात्रक और विमा के बारे में। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एवं विमा, मात्रक एवं विमा। देखिए मात्रक क्या होगा, देखो जो E का मात्रक है, E का मात्रक विद्यार्थी, E का मात्रक F अपॉन Q के मात्रक के बराबर होना चाहिए। तो F अपॉन Q का मात्रक, क्योंकि E बराबर क्या होता है, F अपॉन Q। देखो ये मात्रक निकालने के फॉर्मूले निकालने की चीजें हैं। कैसे, E बराबर F अपॉन Q बटा है, बराबर ही है दोनों। इसका मतलब इसका मात्रक और इसका मात्रक दोनों ही कैसे होना चाहिए, बराबर। इसकी विमा और इसकी विमा दोनों ही कैसे होना चाहिए, बराबर होंगे ही। चलिए तो E का मात्रक बराबर F अपॉन Q का मात्रक। अब हम जानते हैं F है बल, और बल का मात्रक होता है विद्यार्थियों न्यूटन।
Q है आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलम, तो इसका जो मात्रक है ई विद्युत क्षेत्र का वो हो गया आपका न्यूटन प्रति कूलम। क्या हो गया विद्यार्थियों? न्यूटन प्रति कूलम। यहां तक कोई समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए। देखो इसको आप और अलग शब्दों में अगर बयान करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं कि मैं इस F अपॉन Q को ऊपर नीचे x से गुणा करने पर देखो क्या हो जाएगा, जब मैं यहाँ गुणा करूंगा तो f गुणा x अपॉन में q गुणा x ही हो जाएगा विद्यार्थियों। अब आप जानते हो कि जो f गुणा x है, f गुणा x का मतलब बल है, बल के साथ गुणा में विस्थापन है। तो बल गुणा जो विस्थापन है आपने 10वीं कक्षा में पढ़ा होगा, कार्य के बराबर होता है। किसके बराबर होता है विद्यार्थियों? कार्य के बराबर। किसके बराबर होता है? कार्य के। तो मैं यहां लिख सकता हूं इसका मान, तो क्या हो जाएगा? कार्य W और अपॉन में आ जाएगा Q डॉट x। वहीं आप देखिए आपने ये भी पढ़ा होगा कि W बटा कार्य जो है, सॉरी कार्य बटा आवेश Q जो है वो होता है वोल्ट के बराबर। किसके बराबर होता है? वोल्ट के बराबर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये जो मान है मेरा W अपॉन में Q, इसको लिख सकता हूं वोल्ट, और ये जो x है विस्थापन है मीटर, तो इसकी एक और मात्रक हमने निकाल दिया वोल्ट प्रति मीटर। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? वोल्ट प्रति मीटर। अब हम विमा की बात करते हैं। अब हमें क्या निकालनी है? विमा। तो विद्युत क्षेत्र की जो विमा है वो निकाल लेते हैं विद्यार्थियों। तो E की विमा बराबर वही चीज F अपॉन Q की विमा, F अपॉन Q की विमा। देखिए विद्यार्थियों F तो है बल, और बल की विमा आपने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ी थी, M1 L1 T माइनस 2, और आवेश की विमा हमने पहली कक्षा में पढ़ ली थी, ये होता है A1 T1। क्या होता है विद्यार्थियों? A1 T1। तो यहां से आपके पास E की विमा आ जाएगी, E की विमा ये निकल जाएगी आपकी। देखिए M1, L में कोई बदलाव नहीं है, L1। देखिए T1 है, ऊपर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और माइनस के 2 पहले से है तो ये हो जाएगा T माइनस 3, और A1 है वो नीचे है, ऊपर आएगा तो माइनस में, तो ये हो जाएगा A माइनस 1। ये होगी आपके पास E की विमा। देखिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चीज समझ में आ जानी चाहिए, कोई समस्या नहीं है। तो ये बात थी विद्युत क्षेत्र के बारे में। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। विद्युत क्षेत्र में कहीं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र, ये चीजें हैं जो डेरिवेशन हम करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी हम बाद में करने वाले हैं। तो अभी मैं आपको एक बार थोड़ी देर में रिवीजन करवा देता हूं। देखिए पहले तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन किया था, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, आप खुद कर लोगे। फिर हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र क्या होता है। विद्युत क्षेत्र विद्यार्थियों आवेश के आसपास का वह क्षेत्र होता है जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाने पर वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस करे, उसे ही हम क्या कहते हैं विद्यार्थियों? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ा था। एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में कहीं पर लाने पर, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में अगर हम कहीं लेकर आते हैं तो उस पर जो बल कार्य करता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। E बराबर F अपॉन Q होता है विद्यार्थियों। परीक्षण आवेश के बारे में आपने जान लिया। परीक्षण आवेश अति अल्प आवेश होता है, ये दूसरे आवेशों की प्रकृति में, दूसरे आवेशों की स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं करता है। फिर देखिए आवेशों की जो आवेश जो है उसके बारे में पढ़ा था कि आवेश पर बल कैसे लगता है। तो विद्यार्थियों धनावेश पर हमेशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में ही बल लगेगा, जबकि ऋणावेश पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगेगा। या हम दिशा की बात करें, इसका मतलब ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो सदिश राशि, और इसकी दिशा हमेशा लगने वाले बल की दिशा में होती है विद्यार्थी। फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक और विमा हमने निकाल दिया था। मात्रक आपका था न्यूटन प्रति कूलम। मात्रक क्या विद्यार्थियों? न्यूटन प्रति कूलम। और जो विमा है वो M1 L1 T-3 A-1 होती है।
आज की क्लास के लिए धन्यवाद विद्यार्थी।